विंध्य भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, दास्यु सम्राट ददुआ के बारे में हम छोटी छोटी बातें भी आपको बताएंगे, तफसील से बताएंगे। यही जानने समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं दास्यु सम्राट ददुआ के गुरु जनार्दन सिंह के पास। देखिए आज पहले अंक में जनार्दन सिंह डकैत कैसे बने। नमस्कार, हम श्री नाथूराम चंदेल इंटर कॉलेज बचरन में मौजूद है। यह स्थान करबी से लगभग 25 किलोमीटर बांदा जिले में है और उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिले का है और यह उत्तर प्रदेश का एक ख्याति प्राप्त विद्यालय है। दरअसल नाथूराम चंदेल एक समाज सेवी, दार्शनिक और समाज सुधारक व्यक्ति थे। उनके बारे में बाद में बात करेंगे। हम मौजूद हैं आदरणीय जनार्दन सिंह बगल में खड़े हैं। जनार्दन सिंह जी का कहना है कि नाथूराम जी उनके गुरु भी रहे और उनके पथ चिन्हों पर नाथूराम जी के पथ चिन्हों पर जनार्दन सिंह जी चले। दरअसल समाज में विद्रोह की जब बात आती है, विद्रोह की, तब दो स्थितियाँ होती हैं। एक तो जब आदमी के ऊपर अन्याय होता है तब वो विद्रोही हो जाता है, या कि जब व्यवस्था होती है तब विद्रोही होता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि जनार्दन सिंह जी का नाम दास्यु श्रृंखला से भी जुड़ा रहा। ठीक उसी तरह से जैसे कभी महामुनि वाल्मीकि का नाम दास्युओं में गिना जाता था, लेकिन बाद में वो ऋषि बने और उन्होंने राम कथा कही, और जब भी रामायण की बात आती है तो वाल्मीकि की भी बात आती है। आज वाल्मीकि ही तरह जनार्दन सिंह जी समाज सेवा में आए और हम जिस विद्यालय में खड़े हैं वे उसके अध्यक्ष हैं। इस विद्यालय से अगणित छात्र निकले हैं और देश और समाज के उद्धार में लगे हैं, अभी भी लगे हुए हैं और सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं। यह एक विशेषता है आदरणीय जनार्दन सिंह की। अब मैं बुला रहा हूँ श्री जावेद जी को कि आए और जनार्दन जी से हम लोग बातें करेंगे, उनके जीवन के बारे में पूछेंगे और यह भी पूछेंगे कि समाज सुधार की बात उनके मन में कैसे आई, समाज कल्याण की बात कैसे आई और समाज से उन्होंने विद्रोह क्यों किया, कैसे किया, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक स्कूल है, स्वर्गीय नाथूराम चंदेल संकट मोचन इंटर कॉलेज बचरन चित्रकूट में है। हमारे साथ जनार्दन जी मौजूद हैं। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। दुनिया जानेगी कुछ ऐसी बातें जो आज तक दुनिया के सामने नहीं आई थी। मैं आपको बता दूं, आपने इंटर की पढ़ाई जब कर रहे थे तो उनके परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको उन्हें छोड़ना पड़ा था। तो मेरा पहला सवाल वहीं से है कि ऐसी क्या वजह हुई। पहले तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, फिर ऐसा बताइए कि ऐसी क्या वजह हुई कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ठीक, धन्यवाद। मैं माइक लगा। ऐसा है, हम ग्राम जमहली के रहने वाले पटेल संप्रदाय से हैं। हमारे बाबा आजा वगैरह जमींदारी टाइम में जमींदारी रुतबे के आदमी थे। उनका अपना अच्छा खासा बोलबाला था, अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी। हमारा परिवार भी सुकून से सब लोग रह गए। ये बात हमारे बचपन की रही। जब बचपन में हमने शिक्षा दीक्षा शुरू की उस समय देवकली ग्राम प्राइमरी पाठशाला ही था। अपने आजू बाजू अन्य गांवों में प्राइमरी पाठशाला भी सुलभ नहीं थी। यह बात है समथिंग वही 58-59 के आसपास। उस समय हमारी उम्र रही होगी 6-7। हम अपने यहाँ ग्राम जमहली से 1 किलोमीटर लगभग
गांव देवकली की दूरी है, वहाँ प्राइमरी पढ़ने जाया करते थे। पढ़ाई लिखाई हमारी चालू रही। प्राइमरी पास करने के बाद हम लोग के सब इंटर कॉलेज भौंरी के छात्र रहे। भौंरी में कक्षा 8 तक की हमने शिक्षा प्राप्त की। कक्षा 8 के बाद सन 67-68 में मैं यहाँ स्वर्गीय नाथूराम चंदेल संकट मोचन इंटर कॉलेज बसन में आया। चूँकि स्वर्गीय चंदेल जी हमारे रिश्ते में फूफा थे, वो यहाँ के इस विद्यालय के संस्थापक भी थे और यहाँ प्रिंसिपल भी रहे। इसी दौरान जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा पास करके मऊ इंटर कॉलेज पढ़ने गया। हालांकि यहाँ बचपन में इंटर क्लास शुरू हो गए थे। यहाँ की स्थापना इंटर कॉलेज की है सन 67-68 1967-68 में यह विद्यालय स्थापित हुआ था। परंतु मुझे मऊ में कुछ ज़्यादा सुविधा समझ में आई। मैं मऊ इंटर कॉलेज पढ़ने चला गया। वहाँ पर सन 70 में मैं इंटरमीडिएट का छात्र था और सन 5 दिसंबर को हमारे बाबा जी और पिताजी वगैरह के विरोधी लोग, हमारे बाबा श्री गौरी शंकर सिंह, हमारे पिता श्री जगदीश सिंह, हमारे चाचा श्री राम बालक, 3 की हत्या एक साथ हुई। आप लोग कहेंगे कि आखिर इन हत्याओं का कारण क्या था, ये हत्याएं क्यों हुई? मैं बीच में यही रोकूंगा। दुनिया जो यही जानना चाहती है कुछ ऐसी बातें जो आज तक किसी को नहीं मालूम, तो बगैर किसी वजह के तो हत्या हो नहीं सकती। हत्या के पीछे क्या वजह है? तो भाई जी ऐसा था, क्योंकि हमारे बाबा जी वगैरह अच्छी खासी प्रॉपर्टी वाले लोग व्यक्ति थे। मान सम्मान स्वाभिमान भी अपना क्षेत्र इलाके में बना के रखते थे। उसी समय जमींदारी टाइम की ही कुछ ज़मीन नजूल में पड़ी थी, कब्जे में हम लोगों की थी। राजापुर के गलिया लोगों की यहाँ पर जमींदारी थी हमारे यहाँ। तो वो ज़मीन गलिया लोग हमारे बाबा जी वगैरह को देना चाहते थे और कुछ लोग जो बाद में इतना बड़ा विरोध कर लिया और इतनी हत्याएं कर दी, वो लोग भी चाहते रहे कि ये ज़मीन हमें मिल जाए। अंतोगत्वा वो लोग ज़मीन को नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि जमींदार लोग जो थे उनके कुनबा में जो बचे थे वो यही कह रहे थे कि नहीं भाई, ये हमारे मुखिया श्री रामनारायण सिंह के कब्जे में ज़मीन है, हम उनको देंगे, तुम्हें कैसे दे दें। इस बात की खुन्नस उन लोगों के अंदर बन गई। विरोधी लोग 5 दिसंबर 70 को हमारे बाबा पिता चाचा 3 की हत्या एक साथ कर। उस समय मैं इंटर कॉलेज मऊ में इंटरमीडिएट का छात्र था। जो ही 5 दिसंबर 70 को ये हत्याएं शाम को हुई थी कदवी नगर के पास, तो मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके विद्यालय से घर आ गया। चूँकि उस समय लड़कों में अपने परिवार में मैं ही बड़ा लड़का था और उन हत्याओं में एक चाचा हमारे थे श्री इन नारायण सिंह, वही केवल बच गए थे, अन्यथा हमारे परिवार में कोई भी वयस्क सदस्य नहीं। मैं बीच में रोकूंगा आपको। 5 दिसंबर को जिस तरीके से आपके पिताजी, बाबा जी और चाचा जी की हत्या हुई, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ी जी। आपकी उस समय क्या उम्र रही होगी और फिर आपने किस तरीके से अपने परिवार के जो भी आपके पिता की हत्या हुई उसका बदला लिया और किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया और उसके कौन कौन लोग थे, जरा विस्तार से इस बात को समझाइए। धन्यवाद। ठीक है, हम बता रहे हैं जी। तो हुआ क्या कि जब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके मैं घर आ गया, उस समय केवल हमारे एक चाचा ही वयस्क घर में बचे थे। वो भी पशुपेश में पड़े रहे और तमाम सारी दिक्कतें उनके सामने आने लगी कि हम समाज में कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। लेकिन इधर परिवार का भी मोह, गृहस्थी का भी मोह उनके अंदर व्याप्त था। परंतु मैं जब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आया, उस समय मेरी उम्र समथिंग 19 साल रही थी, 19-20 के आसपास मान करके चलिए। तो मेरे अंदर जुनून था।
क्योंकि थोड़ा मोटा शिक्षित भी हो गया था और अच्छे खासे परिवार में हमारा लालन पालन भी हुआ था, तो हमें अपने मान और स्वाभिमान की बहुत बड़ी चिंता रही। उस समय यही परवेश करते कराते हमारे दिमाग में सिर्फ यही जुनून पैदा हुआ कि जब तक हम अपने पूर्वजों की ये हत्याओं का बदला नहीं चुकाते हैं तब तक चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। और हमने यही संकल्प भी लिया कि जब तक हम बदला नहीं लेते तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। इसी तारतम्य में फिर आपने किसको किसको इकट्ठा किया? रुकिए बता रहा हूँ भी, वही आगे अब जी। आपका क्रॉस क्वेश्चन करना ठीक है, लेकिन जब मेरे दिमाग में यह बात आई कि अब हमको बदले ही लेना है, बदले की भावना ही कूट कूट करके हमारे अंदर भरी है, तो उस समय चूँकि हमारे चाचा वयस्क थे, वो हमको बार बार इस बात के लिए रोकते भी रहे, कहते भी रहे कि नहीं बेटे, अभी उसका समय नहीं है, जरा और हम कुछ जो हमारा बिगड़ गया है, घर गृहस्थी का अस्त व्यस्त हो गया, उसको कुछ थोड़ा हम और स्टैंड हो लें, इसके बाद फिर देखा जाएगा। अभी तो अपने दुश्मन लोग जिन लोगों ने हत्या की थी वो लोग सब जेल ही चले गए, जेल में ही हैं, तो क्यों आखिर इतना उतावलापन तुम में आ रहा है कि मैं, परंतु क्या मैं अकेला सब कुछ कर लेता? मुझे बदला लेने की भावना अगर थी, दुश्मनों को मारने की भावना थी, तो मुझे अपनी शक्ति भी जुटाना चाहिए। मैंने अपना मोल लिया, दिमाग लगाया कि भाई किस तरह से कैसे लोगों को अपने आगोश में लिया जाए, जो कि कम से कम मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकें और समाज में है, जंगल में है, हमसे तालमेल बनाकर चल सके। और ये भी जिज्ञासा रही कि जो मैं आदेश करूं, मेरे आदेश का और मेरे निर्देशन का पालन करने वालों हूँ, ऐसी ही लोगों को मैं अपने साथ लूँ। क्योंकि उस समय हमारे और ददुआ के घर परिवार के, सीताराम के घर परिवार के अच्छे तालमेल थे। सीताराम भी अपने घर प्रॉपर्टी से कुशल व्यक्तियों में था, ददुआ भी अपने घर प्रॉपर्टी से कुशल व्यक्तियों में था। इन लोगों की खेती और आए दिन मिलना जुलना सब एक दूसरे के नज़दीक ही रहा, तो अक्सर ददुआ और सीताराम मेरे पास आ जाया करते थे। आप तीनों हम उम्र हुआ करते थे? हाँ, मेरी उम्र अगर 19 साल रही होगी कि ददुआ की रही होगी, सीताराम की रही होगी करीब 17 साल और ददुआ की रही होगी वही 16-17 साल समथिंग जी। तो इन लोगों का आना जाना मेरे पास आए दिन हुआ करता था। मेरे दिमाग में बात आई कि उस समय लोगों में अपने बच्चों को खिलाने पिलाने का अच्छा शौक़ रहता था, कुश्ती लड़ाने का भी लोगों में शौक़ रखता था। तो मैंने सर्वप्रथम अपने ग्राम जमहली के पूर्व मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर एक बगीचा है, महुआ आम के पेड़ हैं, अच्छा खासा मैदान है, वहाँ पर हमने एक अखाड़ा खुदवाया था। यह कार्यक्रम सन 71 से ही मैंने शुरू कर दिया था। उस अखाड़े में मैंने सीताराम को, ददुआ को और भी देवकली के कुछ लोग थे और भी अन्य गांव के लोग भी आ जाते थे। उस समय हमारे हम उम्र 20 साल की उम्र से नीचे वाले ही मानिए, ऊपर वाली नहीं आते थे। तो कुश्ती लड़ना शुरू किया, लड़ाना शुरू किया। चूँकि मैं अपने आप में अपने दिमाग से साथ था ही और ये भी प्रयास किया कि भाई इनको कुश्ती लड़ाने से ही अपना साथी बनाया जाए। कुश्ती लड़ाता रहा, इनको खिलाता पिलाता रहा अपने घर में। उस सब ज़माने में अपने पास समथिंग 1 दर्जन भैंसे गाय दूध देने वाली रहा करती थी। क्योंकि सभ्य परिवार था, किसी बात की कमी नहीं रहती थी खाने पीने की। तो अच्छा खासे जो लोग भी आ जाते थे, खिलाते पिलाते थे, सबको सम्मान देते थे। तो
अब आगे तारतम्य चलता है। जब सन 70 में ये हत्याएं हो गई और मैं घर रहने लगा, इन लोगों को मैं अपने पास बुलाने जोड़ने लगा। अब आए दिन यह चर्चा होती रही कि भाई कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अब तक में सन 72-73 तक के आसपास में हमने कम से कम 10 लोगों को तैयार कर लिया था अपने साथ मतलब चलने ये वाले। माना जाए कि आपने तय कर लिया था कि अब आप बीहड़ में उतरेंगे। बेशक बेशक बेशक, बगैर बीहड़ में उतरे हम अपने मिशन में सफल ही नहीं होते। इसलिए हमने जोड़ना शुरू किया था। उस समय आदमी तो जोड़ लेना आसान था, लेकिन उस ज़माने में आपको कारतूस की ज़रूरत है, असलाह की ज़रूरत है, तो ये आप कहाँ से पाएंगे। इनके लिए भी हमने जोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। दिमाग लगाया कि कहाँ से कौन कारीगर के द्वारा देसी असलहे मिल सकते हैं, कहाँ से किसके द्वारा कंपनी के असलहे, इंग्लिश असलहे मिल सकते हैं। ये हमने इधर उधर अपना खोजबीन शुरू कर दी। अंतोगत्वा सन 74 तक में यह मान करके चलिए कि 1 दर्जन लोगों की टोली अपनी बन गई और 1 दर्जन अपने पास असलहे भी मुहैया हो गए। तो ये बताइए, जैसे आप कहें सन 74 तक आप लोगों के इसी पास- दरमियान जिनको हम अपना गुरु मानते रहे, जिनको हम अपना संबंधी तो बात की बात छोड़िए, अपना मार्गदर्शक मानते रहे, स्वर्गीय नाथूराम चंदेल बछरन, चूँकि वो हमारे रिश्ते में फूफा थे, उनके हमारे इतने नज़दीक संबंध थे। रिश्तेदारी तो सभी की होती हैं, लेकिन गुरु शिष्य के नाते और भी बहुत प्रगाढ़ संबंध हो गए थे। इसी तारतम्य में चूँकि स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी बहुत ही ऑनेस्ट, सच्चे, सम्मानित, ग्राम सेवी, जनसेवी लोगों में थे। अपने त्याग बलिदान से उन्होंने आज जहाँ विद्यालय में बैठे हैं उन्होंने तैयार किया था। यहाँ तक कि वो अपना वेतन भी विद्यालय में लगा देते थे। घर परिवार की बच्चों को उनको कोई फिक्र नहीं रहती थी। उनका कथन यही था कि मैं अगर एक विद्यालय तैयार कर दूं तो मेरे गांव के ही नहीं जाने आसपास के पड़ोस के कितने गांव के विद्यालय शिक्षित होंगे और मेरा नाम रोशन होगा और मेरे इलाके क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। उस समय भाई जी, जिस समय सन 67 में स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी ने इस विद्यालय की स्थापना कराई थी, उस समय यहाँ पर 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर के आजू बाजू कोई किसी प्रकार के प्राइमरी को छोड़ करके जूनियर भी विद्यालय नहीं थे। उस समय केवल करबी में CIC इंटर कॉलेज था और राजापुर में तुलसी इंटर कॉलेज था। इसके अलावा और कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। स्वर्गीय जी का अपने यही मिशन था कि अगर मैं एक शिक्षा संस्था की स्थापना करता हूं, चलाता हूं, तो मेरी यह सोच होना चाहिए कि मैं और अन्य गांव में अपने साथियों के गांव में भी विद्यालय स्थापित कराऊं, क्योंकि वहाँ भी अशिक्षा है, इसलिए शिक्षा का विकास उन्होंने ना हो। अपने ध्येय की शुरुआत तो कर दी। तो उन्होंने दीप से दीप जलाने का एक मिशन चलाया। दीप से दीप जलाने का मिशन तो चलाया। चूंकि आपके परिवार में आपके पिता सहित 2 लोगों की हत्या हो गई थी। 74 के बाद जब आपने तय कर लिया कि अब आप बीहड़ में ही उतरेंगे, तो उस घटनाक्रम को किस तरीके से आपने बढ़ाया, अपने आपने किस तरीके से अभी आपने बताया नाथूराम जी के बारे में, दया करके बताइए कि फिर नाथूराम जी का निधन कैसे हुआ? सुनिए तो अब तब मैं समझ तो में बात आई। आगे बढ़ रहा हूँ। अब वही तो मैं इसके पा रहा था। इसी तारतम्य में 26 अगस्त 74 को गांव के ही कुछ निकृष्ट स्वार्थी लोगों ने चंदेल जी से खुन्नस मान ली। चूँकि चंदेल जी एक बार ग्राम के निर्विरोध प्रधान भी बना दिए गए थे। चूँकि चंदेल जी ग्राम कलवारा यहाँ से समथिंग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो वहाँ के निवासी थे। चंदेल जी का ग्राम बछरन में ननिहाल था। ये लोग ननिहाल में गद्दी में आकर के यहाँ आबाद हुए थे।
तो लोगों के अंदर, यहाँ के लोग जो अपने आप को सम्मानित प्रतिष्ठित दादू दादा मानते रहे, उन लोगों के अंदर ये खुन्नस पैदा हुई कि यार हम लोग यहाँ के पुश्तैनी, हमारा यहाँ पर कोई सम्मान ही नहीं रहा जाता, ये तो सब नाथूराम चंदेला ही छीने ले रहा। नाथूराम चंदेल को गांव के लोग निर्विरोध प्रधान बना रहे हैं, रास्ते चलते सभी लोग साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, तो हम लोगों का यहाँ पर कोई वर्चस्व और स्वाभिमान सम्मान ही नहीं रहा जाता, सब नाथूराम चंदेल ने छीन लिया। क्योंकि उनमें ऐसे गट्स थे कि अपने आप आदमी उनके आचार विचार से आकर्षित हो जाता था। उनके अंदर यही भावना थी कि सबका सम्मान, सबका विकास, सबके प्रति उनकी सहानुभूति रहा करती थी। तो कुछ लोगों को यहाँ पर जिनका नाम लेना इस समय ठीक नहीं होगा, मैं अब नहीं चाहता कि उनके नाम उजागर किए जाएं। उजागर करूंगा जिन लोगों की फिर हत्याएं की गई, उन लोगों के नाम उजागर करूंगा, और जो लोग लुके छिपे दबे रहे वो अब चले दबे रहें, पड़े रहें, कोई तो ख़त्म हो गए, कोई बचे हैं, छोड़िए उनको। हाँ, 50 साल पुरानी घटना हो गई। हुआ क्या भाई जी कि जब 26 अगस्त 74 को, उस समय कांग्रेस का शासन था और राधा कृष्ण गोस्वामी तीन विभाग के मिनिस्टर थे, उनसे भी स्वर्गीय चंदेल जी की खुन्नस बनी। ये खुन्नस कैसे बनी? क्योंकि चंदेल जी सीपीआई के बांदा जनपद में संस्थापक थे, राजनैतिक लोगों में भी वो थे। उस समय के राजनैतिक लोग सीपीआई के जो थे, उनके भी नाम मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आप हमारे स्वर्गीय जी श्री नाथूराम चंदेल को लीजिए। दूसरे नंबर पर स्वर्गीय श्री दादा राम सजीवन जी को लीजिए। वो तो सांसद भी हुए फिर। स्वर्गीय दादा राम सजीवन जी 3 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे। इसी दौरान जब राजनीतिक मिशन चला है स्वर्गीय चंदेल जी का, तो जैसे बांदा के थे स्वर्गीय राम स्नेही जी भारती, जो कि अपने ज़माने में हो सकता है संभवतः 4 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। उनके न रहने के बाद उनके पुत्र को भी जिला पंचायत अध्यक्ष की विरासत में मिली, और उनके सन्निकट और विश्वासपात्र साथियों में थे स्वर्गीय लाला भाई ग्राम कपना। ये सभी लोग, 4 लोग जिनके भाई नाम बता गया, उस समय के मूलाधार थे। सीपीआई की बुनियाद डाली और सीपीआई से दादा राम सजीवन को विधायक भी बनाते रहे। यहाँ तक बात आई 74 के पहले कि नाथूराम चंदेल जी को उनके साथियों ने इंगित किया कि पहाड़ी की प्रमुखी स्वर्गीय चंदेल जी आप करेंगे। चंदेल जी ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी प्रमुखी का ख्वाब नहीं है, मुझे राम सजीवन जी आपको विधायक बनाने का ख्वाब है। क्योंकि एक बार स्वर्गीय दादा राम सजीवन विधायकी का चुनाव हार चुके थे, और हारे थे वो तिरहार क्षेत्र से। चूँकि पहाड़ी इलाका में ज़्यादातर तिरहार क्षेत्र जुड़ता है। जब चंदेल जी को प्रमुख बनाने की बात आई थी तो उन्होंने एवाइड कर दिया था कि नहीं, प्रमुख मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगा, और अपनी मर्जी से प्रमुख बना करके और उस इलाके का पूरा वोट बटोर करके राम सजीवन जी आपको दिलाऊंगा, और आप विधायक बन के आएंगे तो हमारी आगे और कुछ राजनीतिक पैठ बनेगी, मेरे ब्लॉक प्रमुख बन जाने से कोई कामयाबी नहीं हासिल होगी। ऐसे त्यागी लोगों में थे। तो चंदेल जी ने उस समय अपने ज़माने में, मेरा अंदाज़ा है कि सन 70-72 के आसपास प्रमुखी का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने देवदत्त दादा सुरसेन गांव के एक पंडित जी थे, उनको ब्लॉक प्रमुख बनवाया था। चलिए, उनके प्रमुख बन जाने के बाद पूरा उस इलाके का वोट मिला। दोबारा चुनाव जब विधायकी का हुआ, दादा राम सजीवन अच्छे मतों से विजयी हुए।
वहाँ से अब अपनी राजनीतिक स्थिति कुछ सुदृढ़ समझ में आने लगी। ये लोग अपने जात के ही नहीं, आज तो जातिवाद का ढिढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन इन व्यक्तियों ने कभी भी अपने ज़माने में जातिवाद को कोई महत्व नहीं दिया था। उनका केवल यही कथन था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। उन्होंने मानव सेवा को ही सर्वोपरि माना था। कहा जाता है कि सीपीआई वाले लोग नास्तिक होते हैं, तो हमारे स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी नास्तिक नहीं थे। जब विद्यालय की उन्होंने स्थापना की है तो बजरंगबली के नाम से श्री संकट मोचन इंटर कॉलेज बछरन जी नाम रखा है उस विद्यालय का। अपने आप में ईश्वरीय आस्था रखते थे। फिर उनका हुआ क्या, क्या घटना घटी उनके साथ? ठीक आगे बढ़ रहा हूँ, चलिए आप इसको छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहा हूँ जी। हाँ, तो गांव के लोगों ने जब खुन्नस मान लिया गोस्वामी जी से, चंदेल जी की मुंह तोड़ कुछ बातें हुई राजनीतिक उसमें, तो गोस्वामी ने खुन्नस मान लिया और गोस्वामी के इशारे पर आकर के यहाँ ग्राम बछरन के कुछ लोग और गोसाईपुर के कुछ लोग, जमहिल के कुछ लोग, मेरा गांव जमहिली है, यह गांव है जमहिल बछरन। जमहिल गांव पड़ोसी है और हमारा गांव है जमहिली देवकली। तो इन 3-4 गांव के लोग, कुछ जो अपने आप को दादू दादा मानते रहे, उन लोगों ने संगठन करके स्वर्गीय चंदेल जी की यहाँ पर जहाँ बैठे हैं, इसी समाधि स्थल के पास जिस जगह उनकी हत्या हुई है वहीं पर यह समाधि स्थापित कराई गई है। यहीं पर इस कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय चंदेल जी की 26 अगस्त 74 को हत्या कर दिया। निश्चित रूप से सिंह साहब, यह उनके त्याग, बलिदान और की एक कथा जो आपने बताई जी, वो हम सबको अभिभूत तो कर रही है। हाँ। और द्रवित भी कर रही है, उत्तेजित भी कर रही है। जी। जैसा कि निश्चित रूप से होता है कि जब विद्रोह की बुनियाद आदमी के भीतर पड़ती है तो उसके पीछे ऐसे ही घटनाएं होती हैं जी। तो ये निश्चित रूप से ये आपके ऊपर, एक तो ये आपके परिवार की पहले हत्या हुई, अब फिर ये नया आघात था। जी हाँ। इसके बाद फिर वो आपका विद्रोह किस चरम पर पहुंचा? चलिए मैं बीच में आप लोग को रोकूंगा। मैं आपको अपने टीवी के अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहूंगा। पहले दिखा दिया है। ये स्वर्गीय नाथूराम चंदेल जी की प्रतिमा है, यहीं पर उनकी हत्या की गई थी। साफ तौर से कहा जा सकता है, जिस तरीके से आप इस परिसर को भी देख पा रहे होंगे, ये परिसर जो देख पा रहे होंगे, उस परिसर को देख के कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में नाथूराम जी ने काम किया था वो अपने आप में उल्लेखनीय थी। आज से 50 साल पहले की जो भी सोच थी वो अपने आप में इस कैंपस को देख के साफ तौर से समझ में आती है कि पढ़ाई लिखाई पर उनका ज़्यादा ध्यान था। ठीक है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई जिसकी वजह से जब एक आदमी विकास करता है, बाहर से आके विकास करता है, तो निश्चित रूप से कुछ उस गांव में ऐसे लोग होते हैं जिनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसका परिणाम नाथूराम जी के एक अच्छे परिणाम, अच्छे काम का परिणाम, जैसा कि अभी आपने साफ तौर से सुना, उनकी इसी जगह पर हत्या कर दी गई। बाद में जिस जगह पर उनकी प्रतिमा को बनाया गया और महेंद्र सिंह जी जो कि IPS हुआ करते थे, सदस्य लोक सेवा आयोग के भी हुआ करते थे, उन्होंने इस जगह का अनावरण भी किया था। हम इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो देखा आपने जनार्दन सिंह डकैत कैसे बने। जनार्दन सिंह की जुबानी हम आपको बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ दिखाएंगे जो इसके पहले आपने नहीं सुना था। अगर आप जनार्दन सिंह की जुबानी डकैतों के बारे में जानना चाहते हैं, नेताओं से, किन नेताओं से उनके संबंध है, तो देखते रहिए विंध्य भारत। आज ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं विंध्य भारत।